आज मणिपुर पिछले एक साल से ज़्यादा समय से जल रहा है और ऐसा ही कुछ हाल बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है। यहाँ पर मल्टीपल सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिन्होंने पिछले 3-4 दशकों से नॉर्थ ईस्ट रीजन को अनस्टेबल करके रखा है। आज़ादी के बाद भारत का मैप ऐसा था जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। वहीं उसमें नॉर्थ ईस्ट में असम ही एक स्टेट था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ये असम के पार्ट थे। वहीं त्रिपुरा और मणिपुर 2 यूनियन टेरिटरी थी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले इंसर्जेंसी की शुरुआत आज के नागालैंड से हुई थी, जिसे उस समय नागा हिल्स कहते थे। 1946 में फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ। इनकी डिमांड थी नागा हिल्स को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और लोकल ऑटोनॉमी मिले। वही नागा ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरल का प्रावधान हो। इसके बाद असम गवर्नमेंट और एनएनसी के बीच 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन फिजो ने 9 पॉइंट एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। फिर फिजो की लीडरशिप में नागा नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इसके बाद नागालैंड में हिंसा होनी शुरू हो गई। फिर 1956 आते आते ये इंसर्जेंसी अपनी पीक पर पहुंच गई। इस कारण जनवरी 1956 में नागा डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया। 22 मार्च 1956 को फिजो ने नागा सेंट्रल गवर्नमेंट का गठन किया, जिसका बाद में नाम बदलकर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड कर दिया। लेकिन जब फिजो से बात नहीं बन रही थी तब इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे लोगों से बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद 26 जुलाई 1960 को इंडियन गवर्नमेंट और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच 16 सूत्री समझौता हुआ, जिसके बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को असम से अलग करके नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी नागालैंड में हिंसा जारी रही। फिर 1975 में इंडियन गवर्नमेंट और नागा फेडरल गवर्नमेंट के बीच शिलोंग समझौता हुआ, जिसमें इन्होंने बिना किसी शर्त के इंडियन संविधान को एक्सेप्ट कर लिया और भारत से नागालैंड को अलग करने की मांग को छोड़कर हथियार डाल दिए। लेकिन जो लोग शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ थे उन्होंने मिलकर नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाया। इसमें 3 लीडर थे, इसाक चिसू, थुइंगलेवा मुइवा और एसएस खापलांग। लेकिन 30 अप्रैल 1988 को नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड 2 गुटों में बंट गया और बाद में ये गुट आपस में भी लड़ते थे, जिससे नागालैंड में वायलेंस होता था। फिर 1997 में नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड आईएम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ सीजफायर कर दिया और 2001 में नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड के ने भी सीजफायर कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त 2015 को इंडियन गवर्नमेंट और नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच शांति समझौता हो गया। अब हम बात करते हैं नागालैंड के पड़ोसी राज्य मणिपुर की, जहां पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से हिंसा हो रही है। और इसे समझने के लिए हमें मणिपुर के इतिहास में जाना होगा। तो मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था जिसके महाराजा बोध चंद्र सिंह थे और 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन जब 1955 में महाराजा बोध चंद्र सिंह की डेथ हुई तो इसके बाद मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और ऐसा कहा जाता है कि मणिपुर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही मणिपुर में संघर्ष शुरू हुआ और इसी संघर्ष ने सेपरेटिज्म को जन्म दिया। और पहला सेपरेटिस्ट ग्रुप था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो 1964 में बना था। इनका लक्ष्य था मणिपुर को इंडिया से आज़ाद करना और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करना। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, इसे 1978 में बनाया गया था। इनका लक्ष्य था इंडिपेंडेंट और सोशलिस्ट मणिपुर। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को एक स्टेट का दर्जा मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी मणिपुर में इंसर्जेंसी की घटना होती रही, क्योंकि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मणिपुर की पुलिस पर हमला करते थे। इसके अलावा ये सेपरेटिस्ट ग्रुप आपस में भी लड़ते थे, जिससे मणिपुर में वायलेंस होता था। इस कारण 8 सितंबर 1988 को मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया और मणिपुर पर आसपा लागू कर दिया। अब हम समझते हैं मणिपुर में दोबारा हिंसा कैसे फैली। तो मणिपुर के इस विवाद को समझने के लिए स्टेट की जियोग्राफी को समझना जरूरी है। देखो, मणिपुर एक स्टेडियम जैसा है और जहाँ ऑडियंस बैठती है वहाँ मणिपुर की नागा और कुकी कम्युनिटी रहती है, जो एसटी कम्युनिटी है, और ये मणिपुर का 90% एरिया है। वहीं स्टेडियम का ग्राउंड है वो मणिपुर का प्लेन एरिया है। यहाँ मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी रहती है और ये मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया है। इसमें मेजोरिटी हिंदू है। तो मैतेई कम्युनिटी लंबे समय से एसटी स्टेटस की मांग कर रही है।
तो हुआ ये था कि 3 मई 2023 को हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि सेंटर रिकमेंडेशन दे कि मैतेई को एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं, और 4 वीक में इसका फैसला दे। अब आप कहेंगे कि जब मैतेई एसटी के स्टेटस की मांग कर रहे हैं तो दे दो उन्हें, लेकिन समस्या ये है कि नागा और कुकी कम्युनिटी नहीं चाहती कि मैतेई को एसटी का स्टेटस मिले। अब आप कहेंगे क्यों? दरअसल नागा और कुकी कम्युनिटी का कहना है कि अगर मैतेई को एसटी का स्टेटस मिल गया तो मणिपुर के हिल एरिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे नागा और कुकी कम्युनिटी के अस्तित्व को खतरा है। इनका कहना है कि मैतेई कम्युनिटी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और यदि इन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया तो सारी ज़मीन इनके पास चली जाएगी। इसलिए 3 मई के फैसले के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक रैली निकाली कि मैतेई को एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद मैतेई कम्युनिटी ने भी एक रैली निकाली कि हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, जिससे मणिपुर में हिंसा फैल गई। इस कारण मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 मई के बाद हालात बेकाबू हो गए। इसके बाद अभी तक हिंसा हो रही है। अब हम समझते हैं मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम की। मिजोरम पहले असम का हिस्सा था, जिसे लुसाई हिल कहते थे, जिसका 1954 में नाम बदलकर मिजो हिल कर दिया। और इस समय तक मिजो हिल में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर साल आया 1958, जब मिजो हिल के जंगलों में बांस के पेड़ों पर फूल खिलने लगे और बस यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। दरअसल मिजो लोगों का ऐसा मानना है कि बांस के पेड़ों पर फूल खिलने से अकाल पड़ता है और फिर चूहे आकर सारी फसल बर्बाद कर देते हैं, और ये घटना 40-50 साल में एक बार होती है। मिजो लोगों में कहावत है कि बांस के फूल खिलने से मौत और विनाश साथ साथ आते हैं। फिर जब अगले साल यह घटना सच हुई तो असम गवर्नमेंट ने एक अजीब सी स्कीम चलाई, जिसमें मिजो लोगों के लिए अनाज देने के बजाय चूहे पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी। फिर जब 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी तो मिजो हिल के लोग असम प्रशासन के खिलाफ हो गए। इस कारण लाल डेंगा के नेतृत्व में 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई, जिन्होंने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत करी। इनकी डिमांड थी मिजो लोगों के लिए एक अलग देश, जिससे मिजो हिल में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने ऑपरेशन जरेका शुरू किया, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट ने 1 मार्च 1966 को मिजो हिल को इंडिया से आज़ाद घोषित कर दिया और आइजोल पर कब्जा कर लिया। फिर इंदिरा गांधी ने मिजो हिल को फिर से कंट्रोल में लाने के लिए आर्मी भेज दी, लेकिन जब आर्मी को आइजोल में घुसने में दिक्कत हो रही थी तो 5 से 6 मार्च को एयरफोर्स का यूज किया गया। यानी ये भारत का पहला स्टेट था, स्टेट तो नहीं बना था, जहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए एयरफोर्स का यूज किया गया। फिर 1970 आते आते मिजो हिल एकदम शांत हो चुका था। 1972 में मिजो हिल को मिजोरम नाम से यूनियन टेरिटरी बना दिया। बाद में लाल डेंगा ने इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत शुरू कर दी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने वाले थे, लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने 15 फरवरी 1985 को लाल डेंगा से मुलाकात करी और इनके बीच मिजोरम शांति समझौता हुआ। इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने ग्रेटर और इंडिपेंडेंट मिजोरम की मांग को छोड़ दिया और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया। अब हम बात करते हैं मिजोरम के पड़ोसी राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था, जिसका 15 अक्टूबर 1949 में भारत में विलय हो गया और ये 3 तरफ से ईस्ट पाकिस्तान से घिरा हुआ था। तो पार्टीशन के बाद बंगाली इमिग्रेंट्स त्रिपुरा में आ गए और धीरे धीरे त्रिपुरा में इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। वहीं उस समय की सरकारें त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रही थी, इसलिए त्रिपुरा के ट्राइबल कम्युनिटी में से कई मिलिटेंट ग्रुप उभरने लगे। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इनका लक्ष्य था त्रिपुरा को भारत से आज़ाद करना और त्रिपुरा से बंगाली पॉपुलेशन को बाहर निकालना। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, जिसे पहले ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स कहते थे। त्रिपुरा नेशनल वॉलेंटियर, इसे शुरुआत में ट्राइबल नेशनल वॉलेंटियर कहते थे। इसे 1978 में मिजो नेशनल फ्रंट की सहायता से बनाया गया था और इन्हीं संगठनों की वजह से त्रिपुरा में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। इमिग्रेंट्स के इश्यू को लेकर बने इन संगठनों ने नॉन ट्राइबल कम्युनिटी यानी बंगाली इमिग्रेंट्स पर हमले किए। 6 जून 1980 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 30 किमी नॉर्थ ईस्ट में मांडवी गांव में बंगाली लोगों का जेनोसाइड किया गया, जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए। इसे मडाई मैसेकर कहते हैं।
तो दिनों दिन हो रही बंगाली लोगों पर हिंसा के कारण बंगाली लोगों ने भी यूनाइटेड बंगाल लिबरेशन फ्रंट नाम से अपना मिलिटेंट ग्रुप बनाया। इनका लक्ष्य था त्रिपुरा में बंगाली पॉपुलेशन को ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप से बचाना, लेकिन इसके बावजूद भी त्रिपुरा में बंगाली लोगों पर हमले होते रहे। मई 2020 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने एक मैसेकर को अंजाम दिया, जिसे बेगबर मैसेकर कहते हैं। इसके बाद 4 सितंबर 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ शांति समझौता कर लिया, जिससे त्रिपुरा में 35 साल से चली आ रही इंसर्जेंसी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य असम की। असम जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट था, जिसमें त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर आज जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो असम से ही अलग हुए हैं। असम की सीमा ईस्ट पाकिस्तान से लगती थी, तो पार्टीशन के बाद लोग ईस्ट पाकिस्तान से असम में आ गए और धीरे धीरे असम में बंगाली स्पीकिंग लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसका ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने विरोध किया, क्योंकि असम के लोगों को माइनॉरिटी बनने का डर था। इस कारण असम आंदोलन शुरू हुआ। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब भारत में 1977 में जनरल इलेक्शन हुए तो असम की एक सीट मंगलडोई से हीरालाल चुनाव जीत कर आए, लेकिन जब 1978 में इनकी डेथ हुई तो वहाँ दोबारा चुनाव हुए, तो एक साल में करीब 70,000 वोटर बढ़ गए और इन्हें वोट डालने का अधिकार मिल गया। हजारों असम आंदोलन के नेताओं ने नेल्ली और आसपास के गांव को घेर दिया और लगभग 1800 लोग मारे गए। इसे नेल्ली मैसेकर कहते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नेल्ली का दौरा किया और कहा कि स्टूडेंट और आंदोलनकारी इसके दोषी हैं, जिन्होंने सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार करके हिंसा का माहौल पैदा कर दिया। 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुए, जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी असम में आए हैं उन लोगों को नागरिकता दी गई, और 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच असम में जो भी आए हैं उन लोगों को नागरिकता तो दे दी गई, लेकिन 10 साल तक वोट नहीं डाल सकते। वहीं 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले विदेशियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, लेकिन इसके बावजूद भी असम में शांति नहीं आई। इसके पीछे कारण था उल्फा, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इनका लक्ष्य था असम को इंडिया से आज़ाद करना और सोशलिस्ट गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना, जिससे असम में फिर से हिंसा शुरू होगी। इस कारण 1990 में उल्फा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, लेकिन 2010 में उल्फा 2 गुटों में बंट गया। तो 2011 में अरविंद राजखोवा ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू कर दी, जिस पर 20 दिसंबर 2023 को साइन हुए। अब हम बात करते हैं मेघालय की, जो असम का हिस्सा था, जिसे 1971 में अलग स्टेट बनाया गया। और मेघालय में इंसर्जेंसी शुरू होने के पीछे 2 कारण थे। पहला, मेघालय की 3 ट्राइबल कम्युनिटी के बीच आपस में संघर्ष है। दूसरा, मेघालय में आए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स, जिससे मेघालय के लोगों को डर है कि वे माइनॉरिटी बन जाएंगे। इस कारण मेघालय में पहला मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हनीव ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल, जिसने मेघालय के तीनों ट्राइबल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा किया, लेकिन ट्राइबल डिफरेंसेस के कारण हनीव ट्रैप अचिक काउंसिल का विभाजन हो गया और गारो कम्युनिटी ने अचिक मटग्रीक लिबरेशन आर्मी बनाई, जिन्होंने 1994 में सरेंडर कर दिया। लेकिन खासी और जयंती कम्युनिटी ने 1993 में हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल का गठन किया। इनका लक्ष्य था मेघालय में जो गारो कम्युनिटी की डोमिनेंस बढ़ गई है उसको कम करना और मेघालय में बंगाली इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना। वही अचिक नेशनल वॉलेंटियर काउंसिल की स्थापना हुई। इनका लक्ष्य था गारो हिल में अचिक लैंड बनाना। दरअसल मेघालय में 3 कम्युनिटी है और इन तीनों कम्युनिटी के बीच आपस में स्ट्रगल देखने को मिलता है, क्योंकि ये तीनों कम्युनिटी अपनी अपनी डोमिनेंस चाहते हैं और ये मेघालय में अपनी अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के बाकी ग्रुप के साथ मिलते हैं, जिससे इनके बीच आपस में झड़पें हुई। इस कारण मेघालय अनस्टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के आखिरी राज्य अरुणाचल प्रदेश की। यह पहले असम का हिस्सा था, जिसे नेफा कहा जाता था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर इसे 1972 में यूनियन टेरिटरी बना दिया और आखिरकार 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट है जिसका कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप नहीं है, और जो भी हिंसा होती है उसके लिए असम और नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप ही जिम्मेदार है। वही बांग्लादेश के चटगांव वेल डिस्ट्रिक्ट के चकमा और अजाऊ कम्युनिटी को अरुणाचल प्रदेश में बसाने के कारण ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन इसे राज्य से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं।
पिछले 2 दशकों से नॉर्थ ईस्ट में हिंसा लगभग खत्म हो चुकी है और ज़्यादातर इंसर्जेंट ग्रुप के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने शांति समझौता कर लिया है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर खूब ध्यान दे रही है, जिससे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं।